हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। देखो, हम फिर मिल गए। कैसे चल रहा है आपका स्कूल। अब तक फर्स्ट टर्म का काफी सिलेबस कवर अप हो गया होगा और थोड़े बहुत असेसमेंट टेस्ट भी दे लिए होंगे। कैसा रहा। चलो, आज का ये वीडियो हम असेसमेंट टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए ही करते हैं। आज के इस वीडियो में हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे क्लास 12 के चैप्टर 6 के फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी, खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा। और एमसीक्यू डिस्कस करते हुए हम थोड़ा बहुत चैप्टर भी रिवाइज कर लेंगे। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपने क्वेश्चंस भेज देना। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी उनकी रिप्लाई करने की। और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि कोई भी अगर नया वीडियो रिलीज हो तो आपको फटाक से मिल जाए। तो बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा और खाद्य गुणवत्ता का महत्व आज के समय में बहुत अधिक क्यों बढ़ गया है। Why has the requirement of food safety and food quality significantly improved these days? खाद्य सुरक्षा क्या होती है। फूड सेफ्टी, कोई भी खाद्य पदार्थ उपभोक्ता जब इस्तेमाल करता है तो वो उसके लिए कितना सेफ रहता है, उसकी क्वालिटी कैसी होती है। तो हमारा पहला ऑप्शन है, संसाधित खाद्य पदार्थों और पिसे हुए मसालों का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। संसाधित खाद्य पदार्थ क्या होते हैं। प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग इवन जो आपका आटा बनता है वो भी प्रोसेस्ड होता है, प्राइमरी प्रोसेस्ड। बट जैसे आटे से ब्रेड बनती है, सेकेंडरी प्रोसेसिंग। तो इसी तरीके से जैसे मैगी है वो प्रोसेस्ड फूड है, आपके ग्राउंड स्पाइसेस प्रोसेस्ड फूड है। MTR रेडी टू ईट समथिंग समथिंग, जैसे कि MTR मिक्स होता है, रवा इडली, डोसा, एनीथिंग, वो सब प्रोसेस्ड फूड है। तो इनका यूज़ आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब है, सूक्ष्म जीवों की अनुकूलन क्षमता में वृद्धि हो गई है। सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और उनकी रेजिस्टेंस पावर इंक्रीज हो गई है। लोगों की प्रतिजैविक प्रतिरोधकता में कमी आ गई है, इम्यूनिटी लोगों की कम हो गई है, एंड ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों, आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो बच्चों, इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि खाद्य पदार्थ उपभोक्ता को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगा, कहलाती है। द प्रोसेस थ्रू विच वी इंश्योर that the food is safe for the consumer to consume and would not harm be called as। हमारा पहला ऑप्शन है फूड टॉक्सिसिटी। अब ये फूड टॉक्सिसिटी क्या होता है। फूड टॉक्सिसिटी एक्चुअली हर भोजन जब एक एम्बिएंट टेम्परेचर पे कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाते हैं जो कि टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। अब वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी हर खाने की अलग होती है। जैसे नॉन वेजिटेरियन फूड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा डेवलप होते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में डेवलप होते हैं, ज़्यादा टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। और वेजिटेरियन फूड में वो कम क्वांटिटी में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो जो नॉन वेजिटेरियन फूड है वो ज़्यादा टॉक्सिक हो सकता है। सेकेंड है फूड क्वालिटी, जो हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड है फूड सेफ्टी, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आता है अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन होता है किसी भी खाद्य पदार्थ में किसी भी तरीके की मिलावट। अब वो मिलावट डेलिबरेटली में जानबूझकर की जाए या इनडेलिबरेटली अनजाने में की जाए। अब और उसके कारण उसके वास्तविक गुण और संगठन में परिवर्तन हो जाता है, मीन्स उसकी क्वालिटीज और कंपोजिशन में चेंजेस आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फूड सेफ्टी। तो बच्चों, अब हमारा अगला प्रश्न है, जब किसी खाद्य पदार्थ को उसके प्रस्तावित तरीके और मात्रा में प्रयुक्त ना किया जाए तो उसके फलस्वरूप क्षति हो सकती है। इस संकट को क्या कहते हैं। When an ingredient is not used in prescribed manner or amount, it may cause danger. What is this danger called? अगर आपने ये चैप्टर
अच्छी तरह से पढ़ा है तो आपको याद आएगा कि एक डेफिनेशन है। तो एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको डेफिनेशन दी जा सकती है और आपको टर्म लिखनी होगी। तो अब हम ऑप्शंस को देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है फूड टॉक्सिसिटी, ये हम पढ़ चुके हैं। अब आते हैं सेकेंड हैजर्ड पे। हैजर्ड क्या होता है? एक्चुअली हैजर्ड तीन तरीके के होते हैं, फिजिकल हैजर्ड, केमिकल हैजर्ड, बायोलॉजिकल हैजर्ड। फिजिकल हैजर्ड होता है जब हम खाना बनाते हैं तो कुछ ऐसे टेंजिबल चीज़ जिसको हम टच कर सकते हैं खाने के अंदर गिर सकती है, तो वो फिजिकल हैजर्ड है, वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। अब होता है केमिकल हैजर्ड। केमिकल हैजर्ड हो सकता है जैसे कि प्रिजर्वेटिव, कोई भी केमिकल जैसे प्रिजर्वेटिव हो गया, या फिर सिंथेटिक कलर्स हो गए, या पेस्टिसाइड्स हो गए, या और कोई भी केमिकल किसी भी कारण से खाने के अंदर चला जाए तो केमिकल हैजर्ड होता है। इसके अलावा है थर्ड बायोलॉजिकल हैजर्ड, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। बायोलॉजिकल हैजर्ड जैविक खतरा हो सकता है। इसमें क्या होता है, जब खाने को हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसको हम डेंजर जोन कहते हैं, जो कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 63 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है, जिसमें बैक्टीरिया सबसे अधिक पनपते हैं और हर 20 मिनट में वो डबल हो जाते हैं, जो कि और टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं, वो बायोलॉजिकल हैजर्ड है, जैविक खतरा। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है टॉक्सिसिटी, ये हम पढ़ चुके हैं। चौथा है फूड इन्फेक्शन, जब बैक्टीरिया पनप चुके हैं खाने के अंदर और हम वो खाना खा लेते हैं तो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है। तो उस इन्फेक्शन के सिम्टम्स हैं वॉमिटिंग, डायरिया एंड फीवर, और समटाइम्स ये बहुत ज़्यादा फेटल भी हो सकता है और डेथ भी हो सकती है। और इसका सही उत्तर है हैजर्ड्स। बच्चों, अब हमारा अगला प्रश्न आता है सही विकल्प चुनने का। चूज द करेक्ट ऑप्शन। खाद्य संक्रमण रोगाणुओं के शरीर में प्रवेश करने से होता है। फूड पॉइजनिंग रिजल्ट फ्रॉम द इंजेक्शन ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया। ये सही बात है। जब हम कोई ऐसा खाना खाते हैं जिसमें ऑलरेडी पैथोजेंस होते हैं तो वो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, संख्या में बढ़ने लगते हैं और कुछ समय बाद सिम्टम्स, लक्षण पैदा करने लग जाते हैं और वो उस बीमारी कहलाती है। अगला ऑप्शन है रोगाणु हवा, पानी और धूल में हर समय मौजूद रहते हैं। पैथोजेंस एग्जिस्ट इन एयर, डस्ट एंड वाटर। तीसरा ऑप्शन है सैल्मोनेला, कैंपिलोबैक्टर और स्टेफिकोकस ऑरियस उदाहरण है कुछ परजीवियों के। ये हमने पिछली स्लाइड में बात करी थी अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। कुछ और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम बात कर सकते हैं, जैसे नोरा वायरस हो गया, लिस्टीरिया हो गया, ये भी पैथोजेंस हैं जो कि डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज हैं। चौथा ऑप्शन है बैक्टीरिया बढ़ते रहते हैं अगर खाना सही तापमान पर ना हो, तो बैक्टीरियाज मल्टीप्लाई व्हेन फूड इज नॉट स्टोर्ड एट राइट टेम्परेचर। हमने पिछली स्लाइड में सही टेम्परेचर की भी बात करी थी, हमने ये भी बात करी थी कि बैक्टीरिया कितने समय में बढ़ते हैं। तो अब हम सोचते हैं कौन सा सही ऑप्शन है, बताइए बच्चों। बच्चों, इसमें सभी विकल्प सही हैं। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है खाद्य पदार्थों में उपस्थित रोगाणुओं के शरीर में प्रवेश करने से लेकर रोगाणुओं के शरीर में तेजी से वृद्धि करने के कारण रोग उत्पन्न होने की स्थिति को क्या कहते हैं? द पॉइंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर इन आवर बॉडी एंड ग्रो इन नंबर एंड प्रोड्यूस द डिजीज, देन दिस कंडीशन इज नोन एज। आपको ध्यान हो तो ये भी एक डेफिनेशन है, तो आपको डेफिनेशंस लर्न करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा पहला ऑप्शन है फूड इन्फेक्शन, सेकेंड हैजर्ड, थर्ड फूड टॉक्सिसिटी, फिफ्थ फूड कंटामिनेशन। ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब बताइए हमारा सही उत्तर क्या है? हमारा सही उत्तर है फूड इन्फेक्शन, खाद्य संक्रमण। हमारा अगला प्रश्न है खाद्य विभाग द्वारा जांच करने पर पाया गया कि एक संसाधित खाद्य पदार्थ में परिरक्षक की मात्रा निर्धारित मात्रा से अधिक थी। यह किस प्रकार के खतरे को दर्शाता है? On inspection, preservative in a processed food is found above the permitted level. What type of danger is it? अभी हमने कुछ स्लाइड पहले ही पढ़ा था कि प्रिजर्वेटिव किसके अंतर्गत आते हैं, तो सोचो बच्चों इसका आंसर क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन है फिजिकल हैजर्ड, दूसरा ऑप्शन है केमिकल हैजर्ड, तीसरा ऑप्शन है बायोलॉजिकल हैजर्ड
and fourth option is none of the above. तो बच्चों इसका सही उत्तर है केमिकल हैजर्ड, रासायनिक खतरा। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थ जब ना अधिक गर्म होते हैं और ना ठंडे तो जीवाणु खाद्य पदार्थों में हानिकारक विष उत्पन्न कर देते हैं, जो जीवाणुओं रोगाणुओं के नष्ट होने पर भी खाद्य पदार्थों में बने रहते हैं। इस स्थिति को क्या कहते हैं? Microorganisms produce toxins at ambient temperature, which stays in the food even after microorganisms being destroyed. What is this condition called? आपके ऑप्शंस हैं अपमिश्रण adulteration, संदूषण contamination, खाद्य संक्रमण फूड इन्फेक्शन और खाद्य विषाक्तता फूड टॉक्सिसिटी। दिमाग पर थोड़ा जोर दीजिए और बताइए मुझे आंसर, क्या आंसर होगा इसका? तो सही उत्तर है फूड टॉक्सिसिटी, खाद्य विषाक्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आहार श्रृंखला के प्रत्येक चरण के समय होने वाले संकटों की संभावनाओं का आकलन और संकटों के उपाय बताने वाली प्रक्रिया कहलाती है। The process of identifying and assessing the chances of occurrence of hazard during each step stage in the food chain is known as गुणवत्ता प्रबंधन, क्वालिटी कंट्रोल। यहाँ पर क्वालिटी मेंटेन की जाती है। दूसरा है उत्तम निर्माण पद्धतियाँ, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। इसके द्वारा उपभोक्ता को विश्वास दिलाया जाता है कि जहाँ पर भी ये प्रैक्टिसेस अपनाई गई हैं वहाँ पर संदूषण की संभावना बहुत ही कम है और गलत उत्पाद पर गलत लेबलिंग लगने की भी संभावना बहुत कम है। थर्ड हमारा ऑप्शन है उत्तम हस्तन पद्धतियाँ, गुड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस, जिसका मतलब ये है कि खाद्य संदूषण के सारे संभावित स्रोतों की यहाँ पर पहचान की जाती है जहाँ पर ये प्रैक्टिसेस अपनाई जाती हैं और यह सुनिश्चित किया जाता है कि इसमें जो भी व्यक्ति काम कर रहा है, जिनका भी योगदान है, वो सभी स्वस्थ हैं और संदूषण की संभावना बहुत ही कम है। चौथा पॉइंट है हैकअप, हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट या संकट विश्लेषणात्मक महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु। इसके द्वारा संकट आने से पहले ही उनका आंकलन किया जाता है ताकि कोई भी दुर्घटना होने से बचाई जा सके और उसका निवारण या नियंत्रण करने के उपाय पहले ही कर लिए जाते हैं। यह एक उपागम है जिसको कहते हैं प्रिवेंटिव अप्रोच है। कोई भी दुर्घटना होने से पहले उसका हल निकाल लिया जाता है। इसका सही उत्तर है संकट विश्लेषणात्मक महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु, हैकअप, हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। बच्चों ये वाला इसकी फुल डेफिनेशन भी याद कर लीजिएगा, ये भी एग्जाम में पूछी जा सकती है 1 नंबर के मार्क्स में। तो अब आता है अगला प्रश्न। प्रश्न बहुत ही आसान है लेकिन थोड़ा सा सोचने वाला है, तो सुनिए फिर। आप एक रेस्तरां में भोजन करने गए, वहां खाना खाते समय कंकड़ आपके मुंह में आ गया। यह किस प्रकार के संकट या खतरे का उदाहरण है? You went to a restaurant to dine. While chewing your food, a stone comes in your food. What type of hazard is it? जैविक संकट, बायोलॉजिकल हैजर्ड, भौतिक संकट, फिजिकल हैजर्ड, रासायनिक संकट, केमिकल हैजर्ड या उपरोक्त में से कोई नहीं, none of the above। बताइए प्रश्न का उत्तर। सही उत्तर है फिजिकल हैजर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अखबार में प्रकाशित एक खबर के अनुसार लोगों को सैंडविच खाने से उल्टी, दस्त और बुखार की शिकायत हो गई। यह कौन से खतरे की ओर संकेत करता है? In a newspaper article, people complained of vomiting, diarrhea, and fever. What type of hazard could it be? Options are भौतिक खतरा, physical hazard, रासायनिक खतरा, chemical hazard, जैविक खतरा, biological hazard और उपरोक्त सभी। सही उत्तर है जैविक खतरा, बायोलॉजिकल हैजर्ड। हमारा अगला प्रश्न फिर से एक डेफिनेशन को यूज करके बनाया गया है। तो प्रश्न इस तरीके से है,
संसाधन अथवा भंडारण के दौरान खाद्य पदार्थों में किसी हानिकारक, अखाद्य अथवा आपत्तिजनक बाहरी पदार्थ जैसे कि रसायन, सूक्ष्म जीव, तनुकारी पदार्थ की उपस्थिति क्या कहलाती है? Presence of harmful or objectionable foreign material such as chemicals, microorganisms or dilutants before or after processing or storage is called. Options are संदूषण, contamination, अपमिश्रण या adulterants, खाद्य संक्रमण या फूड इन्फेक्शन और भौतिक खतरा फिजिकल हैजर्ड। बताइए प्रश्न का उत्तर। उत्तर है संदूषण, कंटामिनेशन। इस प्रश्न में आपको मिलान करना है कि विप्न की स्थापना कौन से सन में हुई थी। सबसे पहला है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर और चौथा है हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। तो सोचिए कौन से सन में हुई थी स्थापना या शुरुआत। तो बच्चों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1995 में। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग स्टार्ट हुआ था 1937 में। मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर स्टार्ट हुआ था 1973 में और हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट ये 1947 में स्टार्ट हुआ था। निम्न खतरों में से खाद्य जनित रोगों का मुख्य कारण कौन सा है? Among the following, which one is the main cause of food-borne illness? Options हैं कीट और कीड़े मकोड़े, पेस्ट एंड इंसेक्ट्स, भौतिक खतरा, फिजिकल हैजर्ड्स, रासायनिक खतरा, केमिकल हैजर्ड्स और जैविक खतरा, बायोलॉजिकल हैजर्ड्स। तो बच्चों सही जवाब है जैविक खतरा, बायोलॉजिकल हैजर्ड्स। बच्चों जीवाणु जैसे कि वायरस और बैक्टीरिया की संख्या कितने मिनट में दुगनी हो जाती है? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, याद है? तो ऑप्शंस हैं 10 मिनट 10 मिनट्स, 15 मिनट 15 मिनट्स, 20 मिनट्स 20 मिनट, 30 मिनट्स 30 मिनट। बताइए आंसर क्या है? सही आंसर है 20 मिनट। बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन है यह जीव जानवरों की आंतों, कच्चे दूध और अंडे में पाया जाता है और यदि खाद्य पदार्थ को आदर्श ताप पर ना पकाया जाए तो व्यक्ति खाद्य संक्रमण का शिकार हो जाता है। जीव का नाम क्या है? This microorganism is found in the small intestine, unpasteurized milk and egg and spread through uncooked food and causes food poisoning. तो food poisoning वाले कौन से बैक्टीरिया हैं? इसमें ढूंढो कौन सा बैक्टीरिया है। सैल्मोनेला बैक्टीरिया, कंटामिनेटिंग बैक्टीरिया, टॉक्सिक बैक्टीरिया, पैरासाइट्स। तो कौन सा उत्तर हो सकता है? सही जवाब है सैल्मोनेला बैक्टीरिया। देखो बच्चों ये क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था और ये भी आ गया। पढ़ो क्वेश्चन को। खाद्य पदार्थों को पकाने का सही ताप क्या होता है? What is the right temperature to cook the food? 55 डिग्री सेंटीग्रेड, 63 डिग्री सेंटीग्रेड, 70 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होता है बताओ? सही जवाब है 70 डिग्री सेल्सियस। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की शुरुआत कब हुई? Food Safety and Standard Act was established on Sun 2005, Sun 2006, Sun 2007 and Sun 2010। इसका सही उत्तर है सन 2006 में। बच्चों थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स बताए थे। याद है फूड पॉइजनिंग कॉजिंग बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं? सैल्मोनेला, स्टेफिलोकस ऑरियस, कैंपिलोबैक्टर, लिस्टीरिया, नोरोवायरस, बहुत सारे। तो अब बताओ फूड पॉइजनिंग के कौन कौन से सिम्टम्स है? हमारे ऑप्शंस हैं उल्टी, वॉमिटिंग, बुखार, फीवर, दस्त, डायरिया एंड ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी।
अब की बार तो सही जवाब दे दिया, ऑल ऑफ द अबव। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी गुड। अब सही जवाब दो तो पता चले। क्वेश्चन पढ़ो। गुण जो उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों के महत्व को प्रभावित करते हैं कहलाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक दैट इन्फ्लुएंसेस द कंज्यूमर अबाउट द फूड क्वालिटी आर कॉल्ड खाद्य स्वच्छता, फूड हाइजीन, खाद्य गुणवत्ता, फूड क्वालिटी, खाद्य मानक सर्टिफिकेशन मार्क, एंड खाद्य संदूषण फूड कॉन्टामिनेशन। सोचो सोचो। बिल्कुल सही, खाद्य गुणवत्ता फूड क्वालिटी। अरे भाई देखो, फिर से एक डेफिनेशन आ गई। डेफिनेशंस को छोड़ना मत, सब याद कर डालना। चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकार या संबंधित एजेंसी द्वारा निर्धारित नियम व निर्देश जिनका पालन खाद्य उत्पादन, संसाधन तथा भंडारण करने वाले सभी इकाइयों को करना जरूरी होता है ताकि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, कहलाते हैं। Government and international bodies have laid down some standards that manufacturers and suppliers are required to adhere to. These standards are known as, options हैं खाद्य गुणवत्ता फूड क्वालिटी, अंतरराष्ट्रीय मानक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, खाद्य मानक फूड स्टैंडर्ड्स, एंड हैकअप HACCP। क्या बात है, आप लोग तो बड़े इंटेलिजेंट हो गए हो। सही जवाब है खाद्य मानक फूड स्टैंडर्ड्स। तो अगला क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के संशोधित खाद्य पदार्थ और कृषि उत्पादों पर कौन सा मानकीकरण चिन्ह पाया जाता है? विच स्टैंडर्डाइजेशन मार्क इज फाउंड ऑन प्रोसेस्ड फूड एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इसी नाम से शुरू होता है वो। ठीक है, चलो ऑप्शंस देखते हैं। ISI, एग मार्क, FPO, हॉलमार्क। अब बताओ कौन सा है? पता चला कुछ कौन सा है? हाँ, एग मार्क। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब मानक जो किसी विशेष क्षेत्र के भौगोलिक तथा जलवायु संबंधी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्धारित किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? रीजनल ग्रुप विद सिमिलर जियोग्राफिकल बॉडीज, climate etc. have similar legislation standards are known as, options, कंपनी मानक कंपनी स्टैंडर्ड्स, क्षेत्रीय मानक रीजनल स्टैंडर्ड्स, राष्ट्रीय मानक नेशनल स्टैंडर्ड्स, और अंतरराष्ट्रीय मानक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। आंसर है क्षेत्रीय मानक रीजनल स्टैंडर्ड्स। अब बताओ FSSAI और FPO कौन से मानक के उदाहरण हैं? FSSAI, FPO are the examples of standardization. कंपनी मानक कंपनी स्टैंडर्ड्स, क्षेत्रीय मानक रीजनल स्टैंडर्ड्स, राष्ट्रीय मानक नेशनल स्टैंडर्ड्स, और अंतरराष्ट्रीय मानक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। आंसर इज नेशनल स्टैंडर्ड्स। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ISO और CAC द्वारा निर्धारित किए गए मानक डैश का उदाहरण है। ISO और CAC आर डैश स्टैंडर्ड्स। ISO क्या है? ISO एक्चुअली ना एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, अंतर सरकारी संस्था है जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों का निर्धारण करती है, और ये खाद्य और कृषि के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आसान बनाने का काम करती है। और इसके अलावा यह खाद्य मानक बनाने में सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। इसके द्वारा जो बनाई गई खाद्य नियमावली है ना, कोडेक्स एलिमेंट्रियस, वो रेफरेंस के तौर पे यूज़ की जाती है। और ये कंज्यूमर राइट और फेयर प्रैक्टिसेस के बारे में भी काफ़ी कुछ बात करती है। इसके बाद आता है ISO। ISO क्या है? ये भी इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। तो आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाए ना, ऑप्शंस दिए जाएं कि इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी कौन सी है, ये 3 ऑप्शंस होते हैं, ISO, CAC और WTO। अभी इनके बारे में थोड़ा समझा देती हूँ, फिर हम बात करेंगे। तो ये जो ISO है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये राष्ट्रीय मानक है, और ये
राष्ट्रीय मानक संस्थाओं का गैर सरकारी संघ है। इसका जो मेन मिशन है ये भी अंतर्राष्ट्रीय विनिमय को आसान बनाना है। सुना होगा ना ISO 9000, बहुत सारे स्कूल्स पे, बहुत सारी किसी भी जगह पे मिलता है, वो क्वालिटी मैनेजमेंट का से रिलेटेड होता है। तो अब हम आते हैं WTO। उस बेचारे को भी क्यों छोड़ा जब ये दोनों बात कर लिए हैं। तो WTO है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसका काम अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों को लागू करना, और कोई भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार से रिलेटेड कोई भी विवाद हो, कोई भी मुद्दा हो, तो उसे सुलझाना और उसे सहजतापूर्वक निपटाना। चलो अब हम ऑप्शंस देखते हैं, कुछ तो समझ आया होगा। ऑप्शंस है क्षेत्रीय मानक नेशनल स्टैंडर्ड्स, कंपनी मानक कंपनी स्टैंडर्ड्स, राष्ट्रीय मानक नेशनल स्टैंडर्ड्स, और अंतरराष्ट्रीय मानक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। अब बताओ, मुझे लगता है बता सकते हो अब आराम से। इंटेलिजेंट हो गए आप लोग, बात सुनने लग गए हो। सही आंसर है अंतरराष्ट्रीय मानक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन सी स्वैच्छिक प्रमाणीकरण योजना है? विच वन आउट ऑफ दीज इज अ वॉलंटरी स्टैंडर्डाइजेशन स्कीम? तो ऑप्शंस है ISO, ISI, एगमार्क, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। बताओ आंसर। आंसर है ऑल ऑफ द अबव। कोई जबरदस्ती नहीं है लेने की। लेना चाहो ये स्टैंडर्डाइजेशन मार्क तो लो, नहीं तो मत लो। भारतीय मानक संस्थान को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? विद व्हाट अदर नेम द इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन इज नोन एज? तो ISI, FPO, BIS और CAC। आंसर है BIS। चलो भाई अगला क्वेश्चन पढ़ो। जब उत्पाद निर्धारित मानकों के अनुरूप तथा विभिन्न जांच प्रक्रिया के बाद सही पाया जाता है तो उन्हें ये चिन्ह प्रदान किए जाते हैं। आप हर जगह पढ़ते घूमते हो, बहुत ज्यादा पढ़ा है इस चैप्टर में। बताओ बताओ कौन से हैं? When the product is safe and of good quality, these marks are provided to the product. What are these marks called? फर्स्ट मानक चिन्ह स्टैंडर्डाइजेशन मार्क, ISI, FPO और एग मार्क। कौन से हैं बताओ? स्टैंडर्डाइजेशन मार्क, यस। हाँ, इस क्वेश्चन को पढ़ के तो पता चल जाएगा ये किस किस पे होता है। अब हमेशा के लिए याद रहेगा तुम्हें क्या होता है, ये किस पे होता है। तो क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ जैसे कि नमक, बिस्कुट, पाउडर दूध, घरेलू उपकरण जैसे प्रेशर कुकर, गैस का चूल्हा, विद्युत उपकरण जैसे विद्युत इस्त्री, पंखे, रेगुलेटर पर कौन सा मानकीकरण चिन्ह होता है? विच स्टैंडर्डाइजेशन मार्क इज इश्यूड टू प्रोडक्ट्स लाइक सॉल्ट, बिस्किट, कंडेंस्ड मिल्क, प्रेशर कुकर, गैस बर्नर एंड अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स? कौन सा होता है? कौन सा? नहीं समझ आया? ISI, एगमार्क, FPO या ISO? सोचो, दिमाग पे जोर डालो। ISI। अरे ये क्वेश्चन तो पढ़ा हुआ है हमने, अभी तो पढ़ा था। देखो, वह कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो कृषि और खाद्य व्यापार के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को आसान बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक बनाती है? आसान है ना? आंसर बताना पड़ेगा अब की बार तो। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सेट्स स्टैंडर्ड्स फॉर फैसिलिटेटिंग एग्रीकल्चर एंड फूड ट्रेड? कौन सी है? CAC, ISO, WTO या ISI? आंसर बोलो। क्या बात है, बिल्कुल सही, CAC। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन है जो व्यापार संबंधी विवादों को सुलझाकर व्यापार समझौते लागू करवाता है? विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सेटल्स और इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट्स एंड इम्प्लीमेंट ट्रेड एग्रीमेंट? क्लास में ध्यान दो तो सब कुछ याद आता है। पता चल रहा है ना कौन सा है? तो ऑप्शंस हैं, अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO, कॉडेक्स एलिमेंट्रियस CAC, विश्व व्यापार संगठन WTO और इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन ISI। तो आंसर है कॉडेक्स एलिमेंट्रियस CAC। ISO 9000 एक ऐसा स्वैच्छिक अंतरराष्ट्रीय संकेत चिन्ह है जो डैश से संबंधित होता है। थोड़ी देर पहले पढ़ा था।
याद करो। ISO 9000 is an international standard for dash गुणवत्ता प्रबंधन, क्वालिटी कंट्रोल, विश्व सुरक्षा, वर्ल्ड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, विश्व व्यापार, वर्ल्ड ट्रेड। गुणवत्ता प्रबंधन, क्वालिटी कंट्रोल। कौन सा चरण HACCP के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता? Which stage or step doesn't fall under HACCP? तो संभावित संकटों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैजर्ड्स, कच्ची सामग्री एकत्रित करना, कलेक्टिंग द रॉ मटेरियल, संकटों की संभावना का आंकलन व नियंत्रण के उपाय बताना, असेसिंग द कंट्रोलिंग द हैजर्ड, संशोधित खाद्य पदार्थों को मानकीकरण चिन्ह प्रदान करना, टू गिव सर्टिफिकेशन मार्क टू द प्रोसेस्ड फूड। हाँ, तो इसका उत्तर है संशोधित खाद्य पदार्थों को मानकीकरण चिन्ह प्रदान करना, टू गिव सर्टिफिकेशन मार्क टू द प्रोसेस्ड फूड। अकेला ये चीज ये नहीं करता है, ये संकटों का आंकलन करता है, उनको हटाने का, कोई भी संकट आने से पहले उसको हटाने का ध्यान रखता है। तो हैकअप्स का यही काम है। लो आ गए हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे, ये तो लास्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। विश्व की राष्ट्रीय मानक संस्थाओं का अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों जिसका मिशन अंतरराष्ट्रीय विनिमय को आसान बनाना है, क्या कहलाती है? A non-governmental international federation established to have trade flow smoothly, fairly by administrating trade agreement. क्या है? Codex Alimentarius, अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, विश्व व्यापार संगठन और ISI चिन्ह। एक तो बिल्कुल क्लियर है, जिसके पीछे लिखा हुआ है वो तो हो ही नहीं सकता। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। काफ़ी सारे आपके डाउट्स अब तक रिमूव हो चुके होंगे, और अभी भी अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर मैसेज कर दीजिएगा, मैं उनके रिप्लाई करूँगी। और आगे मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ।